नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पटवारी और जितनी भी परीक्षाएं व्यापम द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है उन सभी परीक्षाओं की यहाँ निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों, अभी जो वर्तमान समय में हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हमारा यह 9वां लेक्चर है। और दोस्तों, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम मध्य प्रदेश का इतिहास ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद में हम मध्य प्रदेश का गठन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, जिसमें कि हमने होलकर वंश और सिंधिया वंश के बारे में पढ़ लिया था। और अब समय है भोपाल रियासत के बारे में पढ़ने का। तो भोपाल रियासत, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, पूर्व समय में उसे ही हम भोपाल रियासत के नाम से जानते थे। अब अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके जो संस्थापक हैं वह दोस्त मोहम्मद खान हैं, जिन्होंने 1723 ईस्वी से 1724 ईस्वी के मध्य इस रियासत की स्थापना की थी। अब अगर बात की जाए कि दोस्त मोहम्मद खान कौन थे, कहाँ से आए थे, तो दोस्त मोहम्मद खान, जो कि भोपाल रियासत के संस्थापक थे, वह मुग़ल सेना में एक अफ़गानी सिपाही थे। नोट: भोपाल क्षेत्र रानी कमलापति की सहायता करने के कारण उपहार स्वरूप मिला था। क्योंकि यहाँ पर रानी कमलापति का आधिपत्य था, उनका शासन चलता था, लेकिन दोस्त मोहम्मद खान, जो कि एक अफ़गानी सिपाही था और मुग़ल सेना का एक सिपाही था, उसने या उसके द्वारा रानी कमलापति की सहायता की गई, जिससे प्रसन्न होकर रानी कमलापति ने इन्हें भोपाल रियासत उपहार स्वरूप इन्हें प्रदान कर दी। इसने भोपाल से 10 किलोमीटर दूर जगदीशपुर को अपनी राजधानी बनाया। वर्तमान भोपाल है, इससे 10 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है जिसे हम जगदीशपुर के नाम से जानते हैं, और दोस्त मोहम्मद खान ने इसे अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम इन्होंने बाद में इस्लाम नगर के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब चूँकि हमें पता है कि भोपाल में रानी कमलापति का शासन था, तो अगर प्रश्न बनता है कि रानी कमलापति पैलेस कहाँ पर स्थित है, यह वर्तमान भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। भोपाल के समीप इस्लाम नगर में प्रदेश के 2 ऐतिहासिक स्मारक चमन महल और रानी महल का निर्माण दोस्त मोहम्मद खान ने करवाया था। इस्लाम नगर वही इस्लाम नगर जिसे पूर्व में जगदीशपुर के नाम से भी जानते थे, जो कि भोपाल से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर 2 जो ऐतिहासिक स्मारक है, जिसे कि हम चमन महल और रानी महल के नाम से जानते हैं, इन दोनों का जो निर्माण कार्य था वह दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा करवाया गया था। सत्रह ईस्वी में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र यार मोहम्मद खान भोपाल का पहला नवाब बना। तो अगर उसके पुत्र की बात की तो दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु, जो कि 1728 में हो गई थी, और फिर उसका उत्तराधिकारी जो बना उसका नाम था यार मोहम्मद खान, जो कि भोपाल रियासत का पहला नवाब होने का, इसे यूँ कह सकते हैं कि एक प्रकार से पहला नवाब होने का गौरव प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। दोस्त मोहम्मद खान का मकबरा 1742 ईस्वी में फतेहगढ़ भोपाल में बनवाया गया था तथा वहीं पर उसकी पत्नी फतेह बीबी को भी दफनाया गया है। तो दोस्त मोहम्मद खान के अगर मकबरे की बात की जाए तो यह फतेहगढ़ में बनाया गया था, और फतेहगढ़ जो कि भोपाल में ही स्थित है, और वहीं पर इनकी पत्नी फतेह बीबी का भी मकबरा या बना हुआ है या इन्हें दफनाया गया है। दोस्त मोहम्मद खान द्वारा भोपाल में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में 2.5 दिन
ढाई सीढ़ी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ढाई सीढ़ी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ढाई सीढ़ी मस्जिद का निर्माण दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा करवाया गया था। किस जगह पर इसका निर्माण करवाया गया था? तो यह भोपाल में स्थित गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के परिसर में इसका निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निज़ाम के मध्य एक युद्ध हुआ जिसे कि हम भोपाल के युद्ध के नाम से जानते हैं, और यह 1734 ईस्वी में इन दोनों के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध के अगर परिणाम की बात की जाए तो इस युद्ध में बाजीराव प्रथम जो कि एक मराठा थे, वो इस युद्ध में विजय रहे, तथा जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनको हार का सामना करना पड़ा। अब इस युद्ध के बाद, क्योंकि पूर्व समय में क्या होता था कि जब युद्ध खत्म होते थे तो यह संधियों के द्वारा समाप्त होते थे, जिसे आज हम कॉम्प्रोमाइज़ करना बोलते हैं या समझौता करना बोलते हैं। तो यह जब निज़ाम हार गया तो इन दोनों के बीच एक संधि हुई, और उस संधि को हम दोरास राय की संधि के नाम से जानते हैं। तथा इस संधि के अंतर्गत इन्होंने नर्मदा और चंबल तथा का जो क्षेत्र था वो सारा का सारा क्षेत्र पेशवा मराठाओं को अधीन कर दिया गया था। पेशवा बाजीराव है जिनके बारे में छत्रपति साहू के द्वारा ये कहा गया था कि यह एक योग्य पिता के योग्य पुत्र है। अब यहाँ पर कुछ बेगमों का शासन भी रहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान जो कि पहली महिला शासिका हुई थी, और उन्हीं के समकालीन अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत में रुद्रम्मा देवी नामक शासिका हुई थी। तो उसी प्रकार यहाँ भोपाल में भी कुछ 4 बेगमों ने शासन किया, और उन 4 प्रमुख बेगमों में पहला नंबर आता है कुदसिया बेगम, या इन्हें ही हम गौहर बेगम के नाम से जानते हैं। तो अगर परीक्षा में कोई प्रश्न आता है कि जैसे कि भोपाल की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो या तो अगर ऑप्शन में कुदसिया बेगम आता है तो वह भी हमारा सही जवाब होगा, और अगर कुदसिया बेगम ना आते हुए वहाँ पर गौहर बेगम आता है तो भी हमारा जवाब सही होगा। आगे बढ़ते हैं, और इनके शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल 1819 से लेकर तो 1837 ईस्वी तक इनका शासन रहा। अब यह भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी। तो भोपाल रियासत की अगर प्रथम महिला शासिका के बारे में बात की जाए कि कौन थी, तो कुदसिया बेगम या गौहर बेगम थी। भोपाल में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। तो अब प्रश्न बनता है कि जामा मस्जिद का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? तो जामा मस्जिद तो बहुत सारी है, लेकिन प्रश्न बनता है कि भोपाल में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो यह निर्माण कुदसिया बेगम या गौहर बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भोपाल में स्थित जामा मस्जिद की नींव 1832 में रखी गई, जो कि 1857 में बनकर तैयार हो गई थी, और इसी जामा मस्जिद को शुक्रवार मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तो अब प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से किस मस्जिद को शुक्रवार मस्जिद के नाम से जाना जाता है? तो जो भोपाल स्थित जामा मस्जिद है उस जामा मस्जिद को शुक्रवार मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, और यह इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण कुदसिया बेगम या गौहर जहाँ बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भोपाल का प्राचीन मोती महल का निर्माण कुदसिया बेगम के द्वारा करवाया गया था। अब अगर मोती महल की बात की जाए तो मोती महल जो कि किस प्रकार का महल है? तो यह 2 मंजिला महल है, जो कि भोपाल रियासत का एक दरबार हॉल हुआ करता था, और इसी महल के पास एक विशाल दरवाज़ा है जिसके द्वारा शौकत महल को मोती महल से जोड़ा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। भोपाल में स्थित गौहर महल की स्थापना कुदसिया बेगम के द्वारा 1820 ईस्वी में करवाई गई थी। तो हम देखते हैं कि एक तो जामा मस्जिद जिसे कि हम शुक्रवार मस्जिद के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण भी गौहर बेगम ने या कुदसिया बेगम ने करवाया था, और गौहर महल जो कि भोपाल में ही स्थित है उस गौहर महल का निर्माण भी कुदसिया बेगम के द्वारा ही करवाया गया था। गौहर महल भोपाल रियासत का पहला महल है जो शौकत महल के पास बड़े तालाब के किनारे पर
बना हुआ है। तो जो वर्तमान में बड़ा तालाब है, उस बड़े तालाब के पास में ही जो शौकत महल है उसके पास में ही यह गौहर महल भी बनाया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। गौहर महल में एक दीवाने आम और दीवाने खास स्थित है। तो इस प्रकार यहाँ जो हमने फैक्ट देखे हैं, इनके द्वारा कुदसिया बेगम से अगर प्रश्न बनते हैं तो हमें यह काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं और अब हम अगली बेगम की ओर बढ़ते हैं। और जो अगली बेगम है उनका नाम है सिकंदर जहां बेगम, जिनका शासनकाल 1844 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक रहा। अब अगर सिकंदर जहां बेगम की बात की जाए तो यह वह बेगम थी जिनके समय पर 1857 की क्रांति थी और उस समय पर यह भोपाल की रानी हुआ करती थी। अब बात की जाए कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो क्योंकि यहाँ दो पक्षों के बीच संघर्ष चल रहा था, जिसमें एक अंग्रेज थे और दूसरी तरफ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी थे, तो सिकंदर जहां बेगम जिनके द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर जहां बेगम का मूल नाम मोती बीबी था। तो जिस प्रकार हमने कुदसिया बेगम को गौहर बेगम के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार सिकंदर जहां बेगम को हम मोती बीबी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने भोपाल में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था और यह मोती मस्जिद सफ़ेद रंग के संगमरमर और लाल पत्थरों से निर्मित है। इस मस्जिद के पूर्वी छोर पर स्थित एक खुला मैदान है जिसे कि हम मोतिया पार्क के नाम से जानते हैं। तो अगर बात की जाए कि मोतिया पार्क कहाँ पर स्थित है, तो मोतिया पार्क भोपाल में मोती मस्जिद के पास में स्थित है। मोती मस्जिद का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से करवाया गया था, तो यह निर्माण सफ़ेद संगमरमर और लाल पत्थरों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो मोती मस्जिद का निर्माण सिकंदर जहां बेगम या मोती बेगम या मोती बीबी के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। अब जो हमारी तीसरी बेगम है उनका नंबर आता है और इनका नाम है शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम जिनका कि शासनकाल की अगर बात की जाए, कार्यकाल की बात की जाए, तो इनका 1868 से लेकर 1901 तक इनका शासन रहा। अब शाहजहां बेगम के द्वारा जो पहली मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, उस मस्जिद को हम ताज उल मस्जिद के नाम से भी जानते हैं और यही वह ताजुल मस्जिद है जो कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में जानी जाती है और इसी कारण इस मस्जिद को मस्जिदों का ताज भी कहा जाता है। तो एशिया की जो दूसरी सबसे बड़ी जो मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम क्या है, तो भोपाल स्थित ताजुल मस्जिद, जो कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। अब प्रश्न बनता है कि इस मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो शाहजहां बेगम के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था और इसी मस्जिद को मस्जिदों का ताज के नाम से भी जाना जाता है। अब चूंकि इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण कार्य तो काफ़ी समय पहले ही प्रारंभ हो गया था, जिसे हम देखते हैं कि 1866 में ही इसका कार्य शाहजहां बेगम के द्वारा प्रारंभ करवा दिया गया था, किंतु कुछ कारणवश यह जो इनका निर्माण कार्य था वह अधूरा रह गया, जिसे कि आज़ादी के पश्चात 1971 में भोपाल के इमरान मोहम्मद खान और मौलाना शहीद अस्मत अली ने इसे प्रारंभ किया तथा 1985 में इसे पूर्ण कर दिया गया। तो काफ़ी लंबा समय लगा था इसको बनाने में। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात की जाती है कि यह किस प्रकार के पत्थरों से निर्मित है, तो यह यह गुलाबी रंग के पत्थरों से निर्मित यह मस्जिद है और इसी मस्जिद में जो कि मुस्लिम धर्म का एक त्यौहार या मेला लगता है, जिसे कि हम इज्तिमा के नाम से जानते हैं, यह 3 दिवसीय मेला लगता है। वह मेले का आयोजन इसी मस्जिद के प्रांगण में किया जाता है। किस मस्जिद के प्रांगण में किया जाता है, तो ताज उल मस्जिद के प्रांगण में किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब जो चौथे नंबर की बेगम है उनका नाम है खुसरो जहां बेगम, जिन्हें कि इनका शासनकाल 1901 से लेकर 1926 तक इनका शासनकाल रहा है। अब खुसरो जहां बेगम की बात की जाए तो खुसरो जहां बेगम जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रथम चांसलर थी। तो बात की जाए कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसकी प्रथम चांसलर कौन थी, तो खुसरो जहां बेगम इसकी प्रथम चांसलर थी।
इन्हें सुल्तान जहाँ बेगम के नाम से भी जाना जाता है। तो सुल्तान जहाँ बेगम की बात की जाए या खुसरो जहाँ बेगम की बात की जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ये दोनों एक ही नाम है, एक ही शख्स के या व्यक्ति के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। खुसरो जहाँ बेगम का महल शौकत महल कहलाता है। तो शौकत महल की अगर बात की जाए, उसका निर्माण की बात की जाए, तो शौकत महल का निर्माण खुसरो जहाँ बेगम के द्वारा करवाया गया था, जो कि वर्तमान समय में भोपाल नगर निगम का कार्यालय इसमें संचालित है। तो अगर बात की जाए या प्रश्न बनता है कि भोपाल नगर निगम का जो कार्यालय है वह किस महल में इसका संचालन होता है, तो जो शौकत महल है उस महल में इसका कार्यकाल माफ कीजिएगा कार्यालय है। आगे बढ़ जाते हैं। इन्होंने नूर उस सबा नामक एक महल का निर्माण करवाया था, जो कि वर्तमान में एक हेरिटेज होटल में तब्दील हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं। हमीदुल्ला खान भोपाल के अगले नवाब, जो कि 1926 से लेकर 1960 तक बने। अब चूंकि हमें पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, तो अगर प्रश्न बनता है कि आज़ादी के समय भोपाल का जो नवाब था वो कौन था, तो हमीदुल्ला खान भोपाल के नवाब थे। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमीदुल्ला खान हैं, इनकी 2 बेटियां थी, जिसमें से सबसे जो बड़ी बेटी है बेगम आबिदा सुल्तान। तो बेगम आबिदा सुल्तान जो कि भारत विभाजन के बाद में वह पाकिस्तान चली गई, और उनकी जो छोटी बेगम थी, जिन्हें कि साजिदा सुल्तान बेगम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपना विवाह पटौदी जो कि हरियाणा के नवाब हुआ करते थे, उन जो नवाब थे इख्तियार अली मंसूरी, उनके साथ हुआ था। तो इसीलिए जो नवाब पटौदी को भोपाल के नवाब भी कहा जाता है। तो जो पटौदी वंश है उसे भोपाल का नवाब के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके बारे में कहा जाता है कि जो साजिदा बेगम है, इन्होंने इख्तियार अली मंसूरी से लव मैरिज की थी, और इसी चीज़ से खफा होकर इनके पिता इनके ससुराल कभी नहीं गए जब तक कि इनके पति इख्तियार अली मंसूरी की मृत्यु ना हो गई। आगे बढ़ते हैं। इख्तियार अली मंसूरी जो कि पटौदी खानदान के 8वें क्रम के नवाब उस समय नवाब थे, यानी हम कह सकते हैं कि इख्तियार अली मंसूरी से पहले भी पटौदी खानदान में 7 नवाब रह चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इख्तियार अली मंसूरी के बारे में कहा जाता है कि यह एकमात्र ऐसे टेस्ट क्रिकेटर थे जिन्होंने कि भारत और इंग्लैंड दोनों देशों के लिए अपने मैच खेला था। तो वह कौन थे जिन्होंने भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए टेस्ट मैच खेले, तो इख्तियार अली मंसूरी, जिन्होंने दोनों देशों के लिए टेस्ट मैच या टेस्ट क्रिकेट खेला था। अब बात की जाए तो इख्तियार अली मंसूरी के जो पुत्र थे उनका नाम था मंसूर अली खान पटौदी, जो कि इनके पुत्र थे और यह भी एक क्रिकेटर थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी एक आंख नहीं थी, लेकिन फिर भी यह काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज थे और इन्होंने भारतीय टीम का नेतृत्व भी किया है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में अभिनेता सैफ अली खान जो कि पटौदी खानदान के 10वें नवाब हैं। तो इस प्रकार यहाँ बेगमों का शासन समाप्त होता है, नवाबों का शासन समाप्त होता है, जिससे कि हम वर्तमान परिदृश्य तक देख लिया है। अब भोपाल राज्य का जो संघर्ष है, स्वतंत्रता संघर्ष है, वह किस प्रकार का हुआ उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो लोकतंत्री शासन की स्थापना के लिए 1938 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो अब अगर प्रश्न बनता है कि भोपाल प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो 1938 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना की गई। और आई होप कि इस प्रकार के प्रश्न सीधे सीधे हमारी जो परीक्षाएं हैं उसमें पूछा जाएगा। खास करके MPPSC में इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, क्योंकि इस वर्ष उन्होंने स्पेशली जो मध्य प्रदेश का इतिहास है उसे उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में इसे सम्मिलित किया है। आगे बढ़ जाते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है उसकी राजधानी भोपाल ही है। और ऐसा कहा जाता है कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय यहाँ पर भोपाल रियासत स्वतंत्र नहीं थी और यहाँ पर जो पटौदी खानदान है उनका यहाँ पर शासन चलता था, और यह चाहते थे कि हम इसे स्वतंत्र रूप से अपने अलग ही रखें। लेकिन
जनता के विद्रोह के द्वारा जनता चाहती थी कि इसका भारत संघ में विलय हो, मध्य प्रदेश राज्य में इसका विलय हो। तो जब जनता की मांग उठी तो उस समय जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके द्वारा रियासत मंत्रालय को सौंपा गया था और इन्हीं के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और जो भोपाल के नवाब थे हमीदुल्ला खान, उन्हें विलय पत्र पर हस्ताक्षर 1948 में इस पर हस्ताक्षर करने पड़े। अब भोपाल के बारे में कहा जाता है कि जब आज़ादी के बाद या जब भारत संघ में या मध्य प्रदेश राज्य में इसका विलय हो गया तो उस समय यह एक ज़िला नहीं था, लेकिन उस समय यह भोपाल, माफ़ कीजिएगा, सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, जो कि 26 नवंबर 1972 तक एक तहसील के रूप में कार्यरत रही तथा इसके पश्चात इसे एक जिले के रूप में बनाया गया, जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है तथा एक संभाग के रूप में इसे जाना जाता है। इस आंदोलन को गति देने के लिए भाई रतन कुमार और उनके साथियों ने नई राह नामक अखबार को निकाला। तो भोपाल के जो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया गया था उसका साथियों को गति देने के लिए, प्रेरित करने के लिए कौन सा अखबार चलाया गया था, तो उस अखबार का नाम था नई राह अखबार। आगे बढ़ते हैं। 1 जून 1949 को भारत, या हम कहें कि मध्य प्रदेश का जो पार्ट सी है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत को जब 4 भागों में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी में, तो उस समय अगर भारत के चारों पार्ट में बात की जाए तो मध्य प्रदेश पार्ट ए का हिस्सा था, लेकिन मध्य प्रदेश को भी हम लोगों ने 3 हिस्सों में बांट दिया था, जिसे हम पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के नाम से जानते हैं। पार्ट ए जिसे कि हम मध्य प्रदेश राज्य के नाम से जानते हैं, पार्ट बी जिसे हम मध्य भारत के नाम से जानते हैं और पार्ट सी जिसे हम विंध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो वही पार्ट सी में इस भोपाल को सम्मिलित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब भोपाल से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो भोपाल का जलियांवाला बाग कांड। तो भोपाल में एक घटना हुई थी, जिस प्रकार की अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी, उसी प्रकार भोपाल में भी एक घटना हुई जिसे कि भोपाल का जलियांवाला कांड के नाम से जानते हैं। अब बात की जाए कि यह किस तारीख को हुई थी, तो 14 जनवरी 1949 को यह हुई थी। और इसको होने का अगर कारण की बात की जाए तो यहाँ कुछ स्वतंत्रता संघर्ष या स्थानीय जो लोग थे वहाँ के, वो लोग चाहते थे कि नर्मदा नदी के किनारे पर तिरंगा झंडा, जो कि भारतीय तिरंगा झंडा है, उसे फहराया जाए। परंतु क्या था कि वहाँ पर नवाब की सेना का, जो नवाब थे, नवाब का शासन चलता था और नवाब का एक स्वतंत्र रूप से रहना चाहता था। तो नवाब की सेना का जो अधिकारी था, जिसे कि जफ़र अली खान जिनका नाम था, और वहाँ के स्थानीय लोगों के मध्य संघर्ष हुआ और वहाँ गोलियां चलाई गई। और उस जगह का अगर बात की जाए कि किस जगह पर यह पूरी घटना हुई, तो यह नर्मदा नदी के किनारे बोरसा नामक ग्राम में यह घटना हुई, जो कि वर्तमान रायसेन जिले का एक गांव है।